Hello students, welcome to Smart Tutors. Today we are going to discuss a topic of MES 103, that is higher education, the psychological context. The topic of discussion is personality and the constituents of personality. आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि व्यक्तित्व क्या होता है और एक व्यक्तित्व को निर्धारित करने वाले कौन कौन से घटक होते हैं। नॉर्मली पर्सनालिटी का मतलब हम लोग बातचीत बोलचाल की भाषा में लगाते हैं कि कोई व्यक्ति देखने में कैसा है, लंबा है, छोटा है, काला है, गोरा है, इससे पर्सनालिटी सेट करते हैं। लेकिन ये पर्सनालिटी का केवल एक हिस्सा है, बाहरी हिस्सा है। लेकिन पर्सनालिटी केवल बाहर से डिसाइड नहीं होती, बल्कि पर्सनालिटी में व्यक्ति के बाहरी और आंतरिक दोनों गुणों को देखा जाता है। तो आज इसी पर हम लोग डिस्कशन करेंगे कि पर्सनालिटी क्या होता है। पर्सनालिटी इज द यूनिक सेट ऑफ इमोशनल, कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल पैटर्न दैट डिफाइन हाउ एन इंडिविजुअल थिंक्स, फील्स एंड interacts with the world. It is shaped by heredity, environment, experiences, and social influences, and remains relatively consistent over time. किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व एक अद्वितीय भावना है, संज्ञानात्मक और व्यवहारिक पैटर्न है जो यह निर्धारित करता है कि कोई व्यक्ति कैसे सोचता है, कैसे महसूस करता है और दुनिया के साथ किस प्रकार से संपर्क बनाकर रखता है। यही उसकी पर्सनालिटी है। यह वंशानुगत गुणों, वातावरण, अनुभव और सामाजिक प्रभावों से निर्मित होता है और समय के साथ अपेक्षाकृत स्थिर रहता है। आगे देखते हैं कि एक पर्सनालिटी कैसी होनी चाहिए, डिफिनेशन क्या है इसमें। तो मनोविज्ञान के अनुसार व्यक्तित्व जीवन के प्रति व्यक्ति के समायोजन को दर्शाने वाले अस्थायी गुणों और व्यवहारों का विन्यास है। व्यक्तित्व क्या है? तो व्यक्ति के अंदर जो अस्थायी गुण है, जो व्यवहार है, इन सब को मिलाकर उसका व्यक्तित्व बनता है। इन सब को जोड़कर उसका व्यक्तित्व बनता है। इसमें व्यक्तिगत गुण, रुचियां, प्रेरणाएं, मूल्य, आत्म अवधारणा, क्षमताएं और भावनात्मक पैटर्न शामिल होते हैं। पर्सनालिटी शब्द केवल एक देखने भर नहीं है, बल्कि पर्सनालिटी का उद्देश्य आंतरिक और बाह्य गुणों का विकास करना भी है। पर्सनालिटी शब्द लैटिन भाषा के पर्सोना से आया है। पर्सोना का मतलब होता है मुखौटा। तो आंतरिक स्वभाव की बाहरी अभिव्यक्ति को दर्शाता है। मतलब एक व्यक्ति अंदर से कैसा है, उसके चेहरे पर उसी तरह के भाव आते हैं। अगर कोई व्यक्ति गुस्सैल प्रवृत्ति का है तो उसके चेहरे पर गुस्से का भाव आएगा। कोई व्यक्ति अगर हंसमुख है तो अंदर से प्रसन्न रहता है तो उसके चेहरे पर खुशी रहेगी। तो कहीं ना कहीं पर्सनालिटी जो है वो उसका भाव व्यक्ति के चेहरे पर दिख जाता है। आगे देखते हैं कि व्यक्तित्व के कौन कौन से घटक हैं। व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पर्सनालिटी। तो इसमें पहला पॉइंट है बायोलॉजिकल फैक्टर्स, जैविक कारक। एक व्यक्ति किस तरह से सोचता है या किस तरह से दिखता है, ये उसके बायोलॉजिकल फैक्टर पर डिपेंड करता है। बायोलॉजिकल फैक्टर का अर्थ हुआ कि उसके माता पिता, दादा दादी या पूर्वज जिस तरह से हैं वो भी उस तरह से ही रंग रूप में होगा। उसका लंबाई या ऊंचाई या फिर चेहरे का रंग या शरीर की बनावट उस तरह से ही होगी। इसके साथ साथ उसमें जो व्यक्तिगत गुणों का, विचारों का भी विकास होगा, वो कहीं ना कहीं जेनेटिक होता है। पॉइंट नंबर 2,
साइकोलॉजिकल ट्रेंड्स, मनोवैज्ञानिक गुण। व्यक्ति जिस तरह का शिक्षा ग्रहण करता है, जिस तरह के लोगों के साथ रहता है, जिस तरह के विचार, उसी तरह के विचार उसके अंदर आएंगे। अगर व्यक्ति अच्छे लोगों की संगति में रहेगा तो उसमें अच्छे गुणों का विकास होगा, और बुरे लोगों की संगति में रहेगा तो बुरे गुणों का विकास होगा। तो जिस माहौल में वो रहता है, पलता बढ़ता है, उस तरह की आदतें सीख लेता है, उस तरह की बोलचाल भाषा सीख लेता है। पॉइंट नंबर 3, सोशल एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव। हम भारत में रहते हैं तो भारत में जिस तरह की संस्कृति है उसी को हम लोग देखते हुए बड़े होते हैं और उसी चीजों को सीखते हैं। यहाँ के रहन सहन, यहाँ का कल्चर, यहाँ की पूजा पद्धति, यहाँ पर लोगों का इज्जत सत्कार, हमारे मित्र, हमारे परिवार के लोग सब इस पर एक अपना असर छोड़ते हैं। और हम सोसाइटी में जिस तरह से लोगों के साथ रहते हैं वैसे बात विचार हमारा बनता है। जिस तरह की हम कल्चर को फॉलो करते हैं उस तरह से ही हमारे विचार बनते हैं। पॉइंट नंबर 4, सेल्फ कॉन्सेप्ट, आत्म अवधारणा। एक व्यक्ति स्वयं जैसा देखता है उसके अंदर वैसी ही भावना जन्म लेती है। अगर वो किसी को सम्मान देता है तो उसके अंदर भी आत्म सम्मान बढ़ती है, उसका आत्मविश्वास बढ़ता है, उसकी पहचान उससे ही बन जाती है। उसी तरह से लोग भी उसे सम्मान देना शुरू कर देते हैं। व्यक्ति स्वयं को सक्षम बनाता है अपने ज्ञान से, अपनी कुशलता से, अपने कार्य से। वह किसी चीज को पहल करता है तो उसमें आगे बढ़कर वो काम कर सकता है। तो कहीं ना कहीं आत्म अवधारणा से भी व्यक्तित्व की पहचान होती है। पॉइंट नंबर 5, वैल्यू ऑफ बिलीव्स। हम जिस तरह के विचार रखते हैं, जिस तरह के हम मूल्य पर विश्वास रखते हैं, उस तरह से हमारा व्यक्तित्व बनता है। जिस तरह के हमारे सिद्धांत होंगे, जिस तरह का हमारा फिलॉसफी होगा, जिस तरह का हमारा मार्गदर्शन होगा, जिस तरह से हमें जो ज्ञान मिलता है उस तरह से हमारा व्यक्तित्व बनता है। पॉइंट नंबर 6, एबिलिटी एंड स्किल्स, क्षमताएं और कौशल। क्षमताएं और कुशलता सीखने सिखाने की चीजें हैं। तो हमने जिन चीजों को सीखा है, जिस चीजों को हमने ट्रेनिंग ली है, जिस तरह का हम व्यवहार रखते हैं, हम उस तरह से ही कार्य कर पाएंगे। अगर हम कमजोर हैं तो हम सीख कर अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं। अगर हम कमजोर है तो हमारा व्यक्तित्व जो है ढला हुआ होगा वहां पर। लेकिन अगर हम चीजों को सीख लेंगे तो हमारा व्यक्तित्व वहां निखरेगा। पॉइंट नंबर 7, इमोशनल पैटर्न, भावनात्मक पैटर्न। जैसी परिस्थितियां होगी हमारे भाव, हमारे विचार उस तरह से ही होंगे। अगर हम तनाव में रहेंगे तो हम दबे महसूस करेंगे, डिस्टर्ब रहेंगे, गुस्सा आ सकता है हमें, या बीमार हो सकते हैं, चिड़चिड़ापन आ सकता है। लेकिन हम शांत रहेंगे, खुश रहेंगे तो चिड़चिड़ापन नहीं आएगा, खुशी की अनुभूति होगी। आगे देखते हैं कि कौन कौन से 5 मुख्य बिंदु है जिससे हमारा व्यक्तित्व पता चलता है। तो इसमें शॉर्टकट में इसको हम लोग ओसियन बोलेंगे, OCEAN, ओसियन। ओसियन में O का मतलब हुआ ओपननेस, C का मतलब हुआ कॉन्शियसनेस, E का मतलब हुआ एक्स्ट्रावर्सन, A का मतलब हुआ एग्रीबलेनेस, एग्रीलीनेस। A का मतलब हुआ एग्रीएबलनेस और N का मतलब हुआ न्यूरोटिसिस। अब इन पांचों को समझते हैं। ओपननेस का मतलब हुआ रचनात्मकता या जिज्ञासा। हमें अपने कार्यों में रचनात्मकता लानी चाहिए या जिज्ञासा लानी चाहिए।
तो इससे हमारा व्यक्तित्व का पता चलता है। दूसरा है कॉन्शियसनेस, यानी अनुशासन बनाए रखना, ताकि हम संगठनात्मक कार्यों में अपनी भागीदारी दिखा सकें। अगला है एक्स्ट्रावर्सन। एक्स्ट्रावर्सन मतलब सामाजिकता और आत्मविश्वास बनाए रखना। अगला है एग्रीएबलनेस, यानी हमारा व्यक्तित्व सहयोगी प्रकृति का होनी चाहिए और सहानुभूति प्रवृत्ति का होनी चाहिए। अगला है न्यूरोटिसिज्म, इसमें भावनात्मकता स्थिर होनी चाहिए, चिंता नहीं होनी चाहिए। तो ये 5 पॉइंट से हमारा व्यक्तित्व दिखाई देता है। इसको शॉर्टकट में याद रखने का तरीका है OCN, OCEAN, OCN। आगे देखते हैं कि हम व्यक्तित्व से किस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। व्यक्तित्व का अभी तक हम लोग जो स्टडी किए, पर्सनालिटी का अभी तक स्टडी किए, उससे इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि हमारा व्यक्तित्व जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कारकों का गतिशील समन्वय है। इसके घटक गुण, मूल्य, आत्म अवधारणा, भावनात्मकता, पैटर्न और सांस्कृतिक प्रभाव मिलकर प्रत्येक व्यक्ति को अद्वितीय बनाते हैं। व्यक्ति को समझना शिक्षा, करियर मार्गदर्शन, परामर्श और प्रभावी संबंध बनाने में सहायक होती है। मतलब एक व्यक्ति अपने गुणों में परिवर्तन भी ला सकता है शिक्षा से, ट्रेनिंग से, अच्छे लोगों के संपर्क से। जैसे लोगों के साथ रहेंगे, जिस तरह का विचार हमारे मन में आएगा, उस तरह का ही व्यक्तित्व हमारा बनेगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।